हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम 45 डेज टॉपिक रिवीजन सीरीज में, जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बच्चों यार, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं आपको इसका डेटा बताऊंगा ना तो आप शॉक्ड हो जाओगे यार कि इसके 2023 में टोटल पेपर में क्वेश्चन आए हैं 17। 2024 में इसके टोटल क्वेश्चन आए हैं 12 और 2025 में इसके क्वेश्चंस आए हैं 12। तो बच्चों, अब की बार 2026 में आप लोग जाने वाले हैं एग्जाम देने, और यकीन मान के चलो कि बहुत क्वेश्चन यहां से आपको दिखने मिलेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना। और मैं आपको कुछ साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो क्लियर है? चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, जिनका नेचर ऑफ सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे सिलेबस में टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टाइप्स हैं 4, जिसमें फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको बोलेंगे आरएलवीपी, जो हम ऑलरेडी वेपर प्रेशर में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। अगला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एफ। एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई और समटाइम्स प्रेशर, दैट इज पी। आगे बात समझ में? तो वन वन स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले आ गई है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं राउट्स लॉ में, कि अगर आपके पास कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है और उस वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर आपने वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया, वोलेटाइल सॉल्वेंट वो होता है जिसका पी नॉट आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा। अगर आप इसमें ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर आप यहां पर ऐड कर रहे हैं बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका पी नॉट की वैल्यू 0 होती है, अगर आप इन दोनों को मिक्स करके जो एक सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको निकालने का फॉर्मूला हम लास्ट टाइम भी देख चुके हैं। पी नॉट ए, जो प्योर वेपर प्रेशर है किसका? सॉल्वेंट का, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, जो इक्वल टू होता है एक्सबी के। बेटा एक्सबी को क्या बोलेंगे? एक्सबी को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या आपको यह फॉर्मूला याद हो चुका है? जब भी आपको रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात की जाए, मतलब उसका आंसर हमेशा इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। जितना सॉल्यूट ऐड करोगे उतना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? चलिए, इसका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन 2025 में देखने को मिला। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है 10 mm ऑफ Hg। तो आपके पास ये प्योर वेपर प्रेशर है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के बाद कितना आएगा? P, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसका डिफरेंस जो है वो दिया है 10 mm ऑफ Hg। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? पहले जो दिया है पी नॉट, और उसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर की वैल्यू 10 mm ऑफ Hg से डिक्रीज होती है, दैट इज पी नॉट माइनस पी इक्वल टू 10। ये आपको गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2। तो बेटा, क्या आपको पता है पी नॉट माइनस पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी होगा? अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? अभी हमारा फॉर्मूला था कुछ इस तरह। क्या आपको यह फॉर्मूला याद है? इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूं तो पी नॉट माइनस पी जो होगा, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
XB के होगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो भैया जब P0 माइनस P की वैल्यू 10 थी, जब XB मिलाया गया था 0.2, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। और आगे क्वेश्चन ने बोला व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ डिक्रीजेस इन वेपर प्रेशर इज 20। जब आप 10 वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तब मोल फ्रैक्शन 0.2 लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला अगर वेपर प्रेशर 20 से डिक्रीज हुआ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना रहा होगा? 0.4। अरे भैया ये 10 से 20 हो गया तो ये 0.2 से 0.4 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना मिला है? 0.4। बट बेटा ध्यान देने वाली बात यह है, आपको पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। क्या आपको यह बात पता है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 होता है और सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो मुझे सॉल्वेंट का कितना मिलेगा? 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर टिक करना है? 0.6। बोलो समझ में आया? अरे बेटा जल्दबाजी में ध्यान रखना यार, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, 0.4 टिक मत कर देना, सॉल्यूट का नहीं पूछा है। बोलो क्लियर हो गया? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। उसके बाद अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करें जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग समझेंगे। बॉइलिंग पॉइंट कोई भी लिक्विड का एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। नहीं समझ में आया? चलो ग्राफिकल टर्म से समझा देता हूं। ये यहां पे हमने ग्राफ बनाया है, ये वेपर प्रेशर अलोंग दी वाई एक्सिस है और टेम्परेचर अलोंग दी एक्स एक्सिस है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना है? 1 atm। वेपर प्रेशर है 1 atm और आपको पता होगा कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर का कर्व कुछ इस तरीके से होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज। पहले आपके पास क्या था? सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर सॉल्वेंट का कर्व कुछ इस तरीके से होगा। बोलो बात समझ में आ गई? अब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, उस समय पे आने वाला टेम्परेचर क्या कहलाएगा मेरे भाई? वो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको डिनोट करेंगे TB0 से। नॉट क्यों लगा है? क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट का है। बोलो समझ में आ गई डेफिनेशन? उसके बाद जब आपने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो आपको पता है कि यहां पर वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब वेपर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो अब सॉल्यूशन का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिख रहा है। क्या पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था? वो कितना था? P0। अब वेपर प्रेशर पहले से गिर चुका है तो अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो चुका है PS, जिसकी वैल्यू देख सकते हैं पहले से कम दिख रही है। तो ये जो कर्व है ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के साथ का रिलेशन। तो अब आप क्या बोलोगे? इसकी डेफिनेशन भी सेम हो जाएगी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब आपके पास टेम्परेचर डिफाइन होगा सॉल्यूशन का तो उसको हम बोलेंगे TB। TB मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले बताओ ये दोनों समझ में आ गया? अब अपना दिमाग लगाओ यार, पहले यहां पर TB0 था, अब हो चुका है TB, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ? अरे हां, इसी बात को तो हम बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अरे इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या नाम दे दिया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप मुझे बताओ कि TB0 छोटा है, TB बड़ा है, तो ये डिफरेंस जो होगा इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा TB से। दिस इज नॉन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके पास बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला बन चुका है, डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB0। बोलो कहां से आया? TB बड़ा है, TB0 छोटा है, माइनस किया, डेल्टा TB मिला। तो अब आप बोल सकते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या ये बात समझ में आई? अरे जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा उतना ही डेल्टा TB की वैल्यू आएगी। तो जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस वाली टर्म के, दैट इज P0 माइनस PS, जो कहां से डिसाइड किया है अपन ने? ग्राफ से। बोलो समझ में आया? अब डेल्टा TB जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी होता है।
मोललिटी मतलब क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट प्यारा सा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए केबी लगाएंगे, जिसको आप बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो केबी क्या है आपके पास, एक कांस्टेंट है जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में लग रहा है, जिसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर हुआ। और यहां पर अगर आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो यही फॉर्मूला लगा देना, और अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट आया तो यहां पे वांट ऑफ फैक्टर दैट इज आई से मल्टीप्लाई कर देना, तो फॉर्मूला होगा आई इंटू के बी इंटू एम। बोलो समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए अब समय आ चुका है इसके सवाल करने का, फॉर्मूला आपको याद हो गया है। प्यारा सा क्वेश्चन 2025 का लेके आया हूं। स्टार्टिंग में डेटा बताया था बट सारे क्वेश्चन अभी करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो हम करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले बोला है 2 मोल्स ईच इथाइलिन ग्लाइकोल एंड ग्लूकोज। मेरे भाई इथाइलिन ग्लाइकोल के भी 2 मोल हैं, ग्लूकोज के भी 2 मोल हैं, और दोनों को मिक्स किया गया है 500 ग्राम ऑफ वाटर में। उसके बाद बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आप मुझे बताओ क्या मैं दोनों के लिए डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आई इंटू एम इंटू के बी लगा दूं। आई होता है वांट ऑफ फैक्टर, आप देखो इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 1, और केबी जो है वो कितना दिया गया है वाटर के लिए 0.52, तो केबी की वैल्यू 0.52। मोललिटी कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना होगा दोस्त, 500 बाई 1000, दैट इज 0.5। बोलो समझ में आया। तो ये टर्म आ गई है किसके लिए, इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। सेम फॉर्मूला 1 इंटू 2 अपॉन 0.5 इंटू 0.52, ये टर्म आ चुकी है इसके लिए ग्लूकोज के लिए। तो बताओ डेल्टा टीबी कितना आया दोस्त, डेल्टा टीबी आया है 4.16, 4.16। बट आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो ये तो चेंज इन टेम्परेचर है। तो अब आपको पता होगा डेल्टा टीबी का फॉर्मूला टीबी माइनस टी नोट बी। टेम्परेचर बड़ा था, पहले वाला कम था, टीबी की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा टीबी आ चुका है 4.16, टीबी नॉट जो आपको पता है 373। कैसे पता है सर, ये भी बता दो। अरे मेरे भाई वाटर है यार, वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन। तो यहां पे रख दिया 373, माइनस किया और प्लस किया, तो टीबी की वैल्यू आ गई 377 केल्विन, जो आपको कहां मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आया, क्लियर है। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि अगर आप यहां पर टीबी की वैल्यू केल्विन में पुट करते हैं, केल्विन में वैल्यू पुट करते हैं, तो आने वाला जो आपको टीबी है वो भी केल्विन में मिलेगा। अगर ये वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में पुट की जाएगी तो आने वाला आंसर भी डिग्री सेंटीग्रेड में ही मिलेगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको पूछा, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मैं पीवाईक्यू नहीं भाई, इसको मैं एफवाईक्यू बोलना स्टार्ट करूंगा। अरे ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है भाई, टिक कर ले इसको। इतना मजेदार क्वेश्चन है कि आपको 4 सॉल्यूशन गिवन है और आपको बोला है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का ऑर्डर बताओ। तो क्या आपको पता है कि डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आई इंटू के बी इंटू एम होता है। मतलब एम यहां पे कंसंट्रेशन है और के बी सबके लिए कांस्टेंट है और आई सबके लिए वेरिएबल होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब डेल्टा टीबी का जो प्रोडक्ट है, वैल्यू है, वो डिपेंड्स करती है प्रोडक्ट ऑफ आई और कॉन्सेंट्रेशन पे। अब ध्यान से देखना, NaCl मेरे भाई, NaCl को ब्रेक करेंगे तो क्या पाओगे, हम Na प्लस Cl माइनस पाएंगे। 2 आयंस पाए हैं तो I की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो पहले वाले सॉल्यूशन के लिए I की वैल्यू हो गई है 2 और कंसंट्रेशन है 10⁻⁴। तो क्या पहले सॉल्यूशन का डेल्टा टीबी 2 इंटू 10⁻⁴ आ गया। क्लियर हो गया। ऐसे दूसरे वाले के लिए यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके आई की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर जो 10⁻⁴ है उस 10⁻⁴ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तीसरे वाले में NaCl का I 2 होता है तो 2 इंटू 2 इंटू 10⁻³ होगा। लास्ट वाले में NaCl के लिए I की वैल्यू 2 होती है तो 2 इंटू 10⁻² होगा। बोलो समझ में आया? अब ये जो वैल्यू आई है दोस्त, ये आई है डेल्टा टीबी की, और आपको पता है डेल्टा टीबी का फॉर्मूला टीबी माइनस टी नॉट बी। मेरे भाई ये वाली टर्म तो सब जगह पे कांस्टेंट है, तो आप मुझे बताओ डेल्टा टीबी और टीबी का क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है? जितना डेल्टा टीबी बढ़ेगा मतलब टीबी की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्या आपको टीबी की वैल्यू ही पूछी है? जी हां। इसका मतलब आप देखो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा आएगा भैया? 10⁻² सबसे बड़ी होगी इन सब पावर में, तो क्या सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद 10⁻³ वाली टर्म आएगी। क्लियर हो गया? उसके बाद 10⁻⁴ कॉमन टर्म है तो 2 बड़ा होगा या 1? 2 बड़ा होगा तो पहले आएगा 1 फिर आएगा 2, तो आंसर होगा 2 1 3 4। कहां मिलेगा 2 1 3 4? ऑप्शन नंबर ए में। बोलो समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान रखना पेपर में आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और मैं एक बात और आपको बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना ये वाली प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से देखना इसके क्वेश्चंस। भैया जो मैंने आपको इनिशियली डेटा बताया था ना कि इस साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले साल कितने आए थे, उनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ही आए हुए हैं बच्चों। तो ध्यान से समझो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, फिर से आपको ग्राफिकल टर्म में समझा देता हूं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर where the liquid and its solid state exist in equilibrium। ध्यान से देखना, पहले आपके पास वाटर था, ये वाटर आपके पास कौन सी फॉर्म में रहेगा? वाटर कौन सी फॉर्म में रहेगा? ये कोई पूछने वाली बात है? अरे सर लिक्विड ही रहेगा। तो ये लिक्विड सॉल्वेंट है और ये यहां पे लिक्विड फ्रीज हो चुका है, तो यहां पे वाटर बन चुका है आइस। तो क्या यहां पे ये इक्विलिब्रियम पे आ चुका है? इस इक्विलिब्रियम पे जो भी टेम्परेचर आप डिसाइड कर दिया ना भैया, उसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का। तो फिर से डेफिनेशन देखो, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब उस सब्सटेंस की लिक्विड और सॉलिड वाली फॉर्म कहां होती है? इक्विलिब्रियम पर। बोलो समझ में आया? एंड आप ये भी बोल सकते हो इट मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which the liquid and solid states of a substance have the same vapor pressure। क्या इस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा? तो इस बात से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। तो अब आप क्या करोगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से क्या होगा दोस्तों? वेपर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो क्या ग्राफ अब कुछ ऐसा बनेगा? जब ये ग्राफ ऐसा बनेगा तो ये यहां पे इसको टच करेगा, तो उस समय पे आने वाला टेम्परेचर क्या कहलाएगा? TF, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TF का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T0F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। तो बताओ क्या यहां से डेल्टा TF का फॉर्मूला T0F माइनस TF होगा? जी हां, जी हां। इसका मतलब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक नया कांस्टेंट लगाएंगे। कौन सा वाला? KF, जिसका नाम होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलना है इसको? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्रायोस्कोपिक भी बोल सकते हैं और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को एब्लियोस्कोपिक भी बोल सकते हैं। सेम फॉर्मूला है। पहले आपने याद करा डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। बोलो समझ में आ गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर यही चीज इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती तो आई इंटू केएफ इंटू एम। बोलो चमका? समझ में आया? और ध्यान देने वाली बात है, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इसलिए T0F माइनस TF है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ था? एलिवेशन। तो वहां क्या था? एलिवेशन का मतलब TB माइनस T0B। बोलो समझ में आ गया? क्लियर? अब आप देखो यार, इतना प्यारा सा सवाल, इतना प्यारा सा सवाल, देखने में एकदम डरावना सवाल। भाई पेपर में सवाल आता है ना, लोग सोचते हैं भाई ये क्या पूछ लिया यार।
बच्चे घबरा जाते हैं, बट यकीन मानो 1 मिनट में पेशेंस के साथ इस सवाल को किया जा सकता है। भैया सवाल है 2025 का, ध्यान से देखो। आपको पूछा है कि कुछ गिवन प्लॉट्स हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के। विच अमंग इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफ? कौन सा पूछा है? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन शोविंग डेल्टा टीएफ। अरे भैया डेल्टा टीएफ का ग्राफ पूछा है, कुछ और नहीं पूछा। देखने के डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अभी मैंने आपको ग्राफ बताया था क्या? तो बिल्कुल यार वही अप्लाई कर दो। क्या हमें पता है सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू कम होती है। तो ध्यान से देखना। अबे यार ये यहाँ पे सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये सॉल्वेंट का ग्राफ है। अबे ये क्या पागल बना रहे हैं हमको? अबे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम क्या करना है भैया, सॉल्यूशन ऊपर आएगा सॉल्वेंट नीचे आएगा ना बाबा ना। इतना तो हम पहचान लेंगे। अगला ऑप्शन देखो, क्या ये सॉल्वेंट का ग्राफ है? क्या ये सॉल्यूशन का ग्राफ है? क्या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम है? तो क्या ये ग्राफ एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल करता है। देखो आप जो अभी बताया था ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हो गया, इस पर डिफाइन हो चुका है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यहां पे डिफाइंड हो चुका है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और देखो सॉल्यूशन ऊपर सॉल्वेंट नीचे। भाई ये तो हो ही नहीं सकता यार। कितना आसान सवाल है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट। बोलो क्लियर है? चलिए अगला अगला बात करेंगे, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट पूछा है सॉल्वेंट का, 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन्स 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास दिया है और बोला है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.40 के। तो सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है कितना? 1 ग्राम। बोलो समझ में आया? मोलर मास कितना दिया गया है? 256। उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चों? 50 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 50 ग्राम। आपको पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, दैट इज किसकी वैल्यू पूछी है? के एफ। और मुझे बताओ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 1। और लास्ट में है डिक्रीजेस इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया? तो डेल्टा टीएफ जो मिला है वो मिला है 0.4 के। अब यार एक बार बताओ, ये फॉर्मूला क्या याद नहीं रहेगा तुमको? अरे यार ये फॉर्मूला तो आराम से याद रहेगा यार। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ गिवन है 0.4, आई की वैल्यू नॉन वोलेटाइल के लिए 1, के एफ फाइंड करना है। मोलरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्व करा, आंसर मिला 5.12। मजा आ गया है क्या? मजा आ गया है क्या? अरे भैया सॉल्यूशन इसलिए लिख के लेके आ रहा हूं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज समझ लें। बात समझ में आ गई? चलिए उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े। तो अब है मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू बी एडेड टू 18.6 kg ऑफ वाटर। मेरे भाई वाटर का जो वेट है, वेट ऑफ वाटर दिया है जिसको आप प्यार से क्या बोलोगे? सॉल्वेंट। वो आपको कितना दिया गया है? 18.6 kg। ध्यान से सुनना। और टू प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट एट -24 डिग्री सेंटीग्रेड इज, इसका मतलब डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -24 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब डेल्टा टीएफ कितना हो चुका है? 24 डिग्री। बोलो समझ में आया? आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, केएफ की वैल्यू 1.86 यहां पर गिवन है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मोलरिटी का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, फाइनल आंसर मिल चुका है 14.88। बट ध्यान देने वाली बात है इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर नियरेस्ट इंटीजर 14.88 का कितना होगा? 15। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना होगा दोस्त? 15। बोलो समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल आया है, इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट। अरे लो भैया ये 2023 का सवाल आ गया। अब आपको पूछा है कि भैया बता दो यार कौन कौन से स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। चलो एक एक को रीड कर लेते हैं, एक एक को निपटा देंगे भाई। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बोलो यार मजा आया ना पढ़ के? सर बिल्कुल मजा आया, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ना बाबा ना यार, इतनी गलती हम नहीं कर सकते हैं,
इतनी बड़ी गलती हमसे नहीं हो सकती है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शंस को पढ़ो, ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड एट द फ्रीजिंग पॉइंट। ना बाबा, हमें ऐसा मत समझना छोटा मोटा, ये फालतू का पॉइंट है। काम का पॉइंट ये है कि ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाइड एट द फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है यार, फ्रीजिंग पॉइंट पे कौन से मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई होते हैं? सॉल्वेंट के। तो ये स्टेटमेंट क्या हो चुका है? ट्रू स्टेटमेंट। तो भैया ए वाला सही है, डी वाला सही है। नजर आपकी बहुत तेज है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर ए। क्लियर? चलिए, अब आ चुका है वक्त लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर को पी से भी डिनोट कर सकते हैं, पाई से भी। मोस्टली टाइम किससे डिनोट करते हैं? पाई से। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर समझना है तो ऑस्मोसिस को समझेंगे। किसको समझेंगे? ऑस्मोसिस को। जल्दी से देखो ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है दोस्त? स्पॉन्टेनियस, जिसमें जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। ध्यान से सुनना, किसको ऑस्मोसिस बोलते हैं? बहुत आसान भाषा में 10 सेकंड में समझ में आएगा, सुन लो जल्दी से। सबसे पहले आपने एक कंटेनर लिया, उसमें एक मेम्ब्रेन को लगा दिया जिसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज एसपीएम। अब आपने एक साइड पे रख दिया सॉल्वेंट, मतलब पानी, घबराओ मत, और दूसरी टाइप पे रख दिया सॉल्यूशन। अरे घबरा मत भाई, उस पानी में कुछ और डाल के रखा है इसलिए उसको सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अब ये जो एसपीएम है वो क्या करती है बेटा? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को जाने देती है सॉल्यूशन की साइड पर, और सॉल्यूशन के साइड के जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो इधर नहीं आ सकते। बोलो, बात समझ में आ गई? तो एसपीएम किस फिनोमिना को फॉलो कर रही है, या एसपीएम कौन से पार्टिकल को अलाउ करती है? जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को कहां भेजने की हिम्मत रखती है? सॉल्यूशन वाली साइड पर। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। एक और तरीका है, ध्यान से देखना। एक और तरीका क्या है? सर मैं दोनों टाइप पे सॉल्यूशन ले लूं तो क्या होगा? अरे तेरे लिए ही ये बता रहा हूं कि तूने दोनों साइड पे सॉल्यूशन ले लिए। मान लो एक टाइप का सॉल्यूशन है डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन कम है, और एक तरफ सॉल्यूशन ले लिया कंसंट्रेटेड, जिसका मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में यहां पर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वो ज्यादा होंगे? बोलो हाँ। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होगा, तो क्या यहां पे सॉल्वेंट के पार्टिकल कम होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ऑस्मोसिस, या एक और प्रोसेस बोला जा सकता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ अगर नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा, तो इस प्रोसेस को भी क्या नाम दे सकते हैं? ऑस्मोसिस। बोलो, समझ में आया? तो ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो, भैया ये अपने आप हो रहा है, तुमने कुछ नहीं किया, ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। किसके थ्रू पास कर रहे हैं? एसपीएम के थ्रू, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो पहले बताओ, क्या सब लोगों को ऑस्मोसिस समझ में आया? अब ऑस्मोसिस समझ में आ गया ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 20 सेकंड में समझ लेंगे। ध्यान से सुनना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मेरे भाई, तेरे को एक टास्क दिया गया है, टास्क सुन ले, बहुत जबरदस्त टास्क मैंने दिया है। मैंने आप लोगों को बोला कि यार भैया ये सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है ना, ये इधर भाग रहे हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के टाइप पे भाग रहे हैं, तुम इसको मुझे रोक के दिखाओ। तो तुम क्या करोगे? बिल्कुल रोक देंगे सर, क्या दिक्कत है? लो सर, इधर आ गए हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। अबे थोड़ा दिमाग चलाओ। रोकने का मतलब हो गया कि ये पार्टिकल को इधर नहीं आने देना है, तो इसका मतलब तुम क्या करोगे? इधर से एक प्रेशर को अप्लाई करोगे। अगर आप यहां से प्रेशर को क्या करने लगे? अप्लाई करने लगे, तो बताओ क्या यहां पर जो पार्टिकल का फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का, क्या वो स्टॉप होने लगेगा? बिल्कुल हाँ, होने लगेगा। तो हम यही तो समझाना चाहते हैं कि जिस प्रेशर पे ये ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस स्टॉप हो जाए, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। बोलो, समझ में आया? क्या डेफिनेशन हो गई? एक्सटर्नल प्रेशर कहां से लगाया भैया? बाहर से, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड
ऑन द सॉल्यूशन इन ऑर्डर। अरे भाई मेरे, सॉल्यूशन साइड पे क्यों लगा रहा है? बिकॉज क्योंकि पार्टिकल कहां से भाग रहे हैं? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड से। अबे इधर खड़ा होना है चौकीदार बनके, तो क्या इधर से पार्टिकल को भगाने के लिए क्या प्रेशर को रोकना पड़ेगा? क्या प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि पार्टिकल्स रुक जाएं? टू स्टॉप द फ्लो ऑफ solvent into the solution through SPM is equal to osmotic pressure। बोलो समझ में आ गया? सर इस वाले केस में क्या होगा? अब इस वाले केस में भी सेम होगा। पार्टिकल्स किधर से किधर भाग रहे हैं? ये पार्टिकल्स यहां से उधर भाग रहा है। मैंने बोला ये काम नहीं होना चाहिए, तूने अपना दम लगा दिया, इधर प्रेशर लगा दिया। अरे प्रेशर लगाएगा तो क्या पार्टिकल रुकना बंद हो चुके हैं? मूवमेंट होना बंद हो चुका है? हाँ, उस ही प्रेशर को क्या नाम देना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो चमका? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब एक बालक ने गुस्से में खड़े होकर पूछ लिया मेरे से पीछे से, सर एक बात बताओ। मैंने बोल बेटा क्या हुआ? सर मान लो मैंने प्रेशर में पार्टिकल्स को रोका ही नहीं, मैंने और ज्यादा प्रेशर लगा दिया। सर मैंने इतना प्रेशर लगा दिया कि इधर के पार्टिकल उधर जाने लग गए। अब मूवमेंट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड पे हो रहा है, तो सर अब क्या होगा? अरे मेरे भाई, तूने ऑस्मोसिस को रोकने के बाद और जो प्रेशर बढ़ा दिया ना, तो ऑस्मोसिस का अपोजिट प्रोसेस होने लग गया। दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे बेटा इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आया? ऑस्मोसिस का अपोजिट प्रोसेस कौन सा होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। एक बार और शॉर्ट में समझ ले, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तेरे को। ये पार्टिकल्स इधर भाग रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ऑस्मोसिस। पार्टिकल्स को भागने से रोकना है, जो प्रेशर लगा के पार्टिकल्स रुक गए, ऑस्मोसिस रुक गया, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तूने उससे भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, पार्टिकल्स इधर से उधर भागने लग गए, दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार, क्यों इतना टेंशन लेना है? आगे बात समझ में? चलिए अब इसका देखना यार कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका प्यारा सा क्वेश्चन 4 अप्रैल 2025 में आ चुका है। मेरे भाई तू सवाल ध्यान से पढ़ ले। ये एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, मेम्ब्रेन लगी हुई है, और जो दो चेंबर को सेपरेट करती है, एक चेंबर में C1 कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है और एक चेंबर में C2 कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। क्वेश्चन की कंडीशन है कि C1 बड़ा है C2 से। समझ में आया? क्वेश्चन ने बोला रिवर्स ऑस्मोसिस टू टेक प्लेस, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशन। भैया रिवर्स ऑस्मोसिस समझाया ना मैंने अभी, उसके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो अब ध्यान से समझो। भैया इधर का प्रेशर मान लेते हैं P1 है, इधर का प्रेशर मान लेते हैं P2 है। अब यार मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस कहां से कहां हो रहा होगा? मेरे भाई C1 वाली कंसंट्रेशन ज्यादा है, C2 वाली कंसंट्रेशन कम है। C1 वाली कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब यहां पे सॉल्यूट ज्यादा है और यहां पे सॉल्वेंट कम है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है दोस्त? कंसंट्रेटेड का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। अभी मैंने बताया ऑस्मोसिस में क्या होता है, ज्यादा सॉल्वेंट कम वाले की तरफ भागते हैं, तो ज्यादा सॉल्वेंट, अबे ये तो दोनों एक जैसे हो गए, ये तो दोनों एक जैसे हो गए, सॉल्यूट। अरे यार इतनी देर से क्यों नहीं बोला तुम लोगों ने कि सर आपने गलत लिख दिया। सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी और यहां पे सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ज्यादा सॉल्वेंट कम वाले की तरफ आते हैं, तो क्या ऑस्मोसिस प्रोसेस 2 to 1 होगा। क्या आपको यह समझ में आया कि ऑस्मोसिस फिनोमिना यहां से यहां वाला होगा, और इस ऑस्मोसिस का अपोजिट प्रोसेस जो 1 to 2 होगा, क्या वो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा? पहले मुझे बताओ, ये दो बात क्लियर हो गई। ऑस्मोसिस होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड, और रिवर्स ऑस्मोसिस का अपोजिट प्रोसेस होगा जो होगा 1 to 2। अब मुझे एक बात बता, अबे यार ऑस्मोसिस जब इधर हो रहा था, मैंने बोला इसको रोक दे, सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो रोक दे, तो क्या तूने इधर प्रेशर लगाना स्टार्ट किया? और मैंने बोला रोक मत भाई, इतना प्रेशर लगा कि ये पार्टिकल फिर से भागने लगे उल्टी साइड पे। मतलब क्या होने लगे? मतलब क्या होने लगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बता, ये पार्टिकल अगर इधर भगाने हैं तो क्या तेरे को प्रेशर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी मेरे भाई? बोल बोल बोल, प्रेशर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी क्या? हाँ, इसका मतलब प्रेशर P1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर से। बोलो समझ में आया? ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है दोस्त? पाई। बड़ा कौन होना चाहिए? P1। इसका मतलब P1 पाई से बड़ा होना चाहिए, ये गलत हो गया। P1 पाई से बड़ा होना चाहिए, ये गलत हो गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होंगे? ए एंड सी। ए एंड सी, ए एंड सी कहां देख रही हैं हमारी आंखें?
सी ऑप्शन को, बोलो आंसर आ गया। अब कितना आसान सवाल है यार, कॉन्सेप्ट ही पूछा जा रहा है। चलिए आखिरी सवाल, बस खत्म होने वाला है, 1 मिनट के लिए और रुक जाइए यहाँ पे, जल्दी से देख लीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन। भैया वेट कितना हो गया, 2 ग्राम प्रोटीन है भाई, और उसका मोलर मास है 60 kg पर मोल। बेटा ध्यान देना, अच्छे अच्छे लोग गलत करके आ चुके हैं। मोलर मास का यूनिट है 60 kg पर मोल। मेरे भाई मोलर मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोलर मास होता है ग्राम पर मोल, तो 60 kg को कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 10⁻³ होगा। भैया ये ब्रह्मास्त्र है इस क्वेश्चन का, जिसने ये ब्रह्मास्त्र को नहीं पकड़ा ना वो निपट गए, ध्यान रखना। 60 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मोल। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है 200 ml ऑफ वाटर है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बता दो भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पाई इक्वल टू आई इंटू सी आर टी, कॉन्सेंट्रेशन इंटू गैस कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर, और आई मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 1 होता है। प्रोटीन है तो आई की वैल्यू कितनी होगी 1। कंसंट्रेशन निकालना आता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये टर्म तो बन गई मोल्स, और मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये आपकी आ चुकी है कंसंट्रेशन। आर की वैल्यू 0.083 जो यहां पर दी गई है, और टेम्परेचर हो गया कितना 327 डिग्री सेंटीग्रेड, का मतलब कितना हो गया दोस्त 300 केल्विन। अब मेरे भाई ये सॉल्व करेगा ना तो ये आंसर आएगा बार में, किसमें आएगा बार में। क्यों बेटा, तूने जो आर की वैल्यू पुट करी है वो 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन है, बट ध्यान देना दोस्त आंसर पूछा है पा में, अबे पा मतलब पास्कल में पूछा है, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 बार में 10⁵ पास्कल होते हैं, 1 बार में 10⁵ पास्कल होते हैं। तो भैया ये जो डेटा आया इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁵ पास्कल से, तो आंसर पास्कल में आएगा 415। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना होगा 415। बोलो समझ में आ गया। तो हमने बहुत आसानी से चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म को खत्म कर लिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन सी है, बॉइलिंग पॉइंट वाली, फ्रीजिंग पॉइंट वाली, महा इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिनके पेपर में सवाल छपेंगे बेटा। तो आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, डेफिनेटली आपका ये सवाल आप 100% +4 ही लेके आएंगे हम इसमें। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत ही शानदार मजेदार एक और टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों।